आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमारे साथ चर्चा करने के लिए है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इन दिनों ट्विटर का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन जो ताजा जानकारी मिली है कि राहुल गांधी का जो ट्विटर ब्लॉक कर दिया था उसको दोबारा से जो है चालू कर दिया गया है। उसी भी हम चर्चा करेंगे, आखिर क्यों तो ट्विटर को जो ब्लॉक किया गया और क्यों हम उसको शुरू किया गया, उसी भी चर्चा करेंगे। विद्रोही जी सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, नमस्कार मोहनलाल जी। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपका जो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, एक बच्ची के जो पिता का जो रेप पीड़ित बच्ची है उसके पिता की जो ट्विटर पे जो है फोटो शेयर की थी, उसको लेकर के ट्विटर ने जो है उनका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। और आज जो जानकारी मिल रही है कि उस अकाउंट को खोल दिया गया है दोबारा से। किस तरीके से देखते हैं, क्या ये ट्विटर की मर्जी से हुआ है या विपक्ष की मर्जी से हुआ? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, जनता के भारी दबाव, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उठ रही भारत और विदेश में आवाजों के मद्देनजर और कल के राहुल गांधी के कड़े वीडियो संदेश के बाद ट्विटर को मजबूर होकर जन भावनाओं के सामने झुकना पड़ा। न केवल राहुल गांधी का अपितु कांग्रेस से संबंधित जितने लगभग 5,000 अकाउंट लॉक किए गए थे वो बिना किसी कंडीशन के खोल दिए हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने न अपना ट्वीट हटाया और न ही वो फोटो जो शेयर की थी वो हटाई। ट्विटर अपनी तरफ से क्या करता है ये ट्विटर का काम है। जहां तक इस अकाउंट को बंद करने का सवाल है, वो निश्चित रूप से मोदी सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके ट्विटर पर दबाव डालकर बंद करवाया। और ट्विटर पैसों के लिए सरकार के सामने झुककर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपनी खुद की गाइडलाइन की अवहेलना करके गलत ढंग से राहुल गांधी का अकाउंट बंद करके विपक्ष की आवाज को दबाने का, कुचलने का असफल कुप्रयास किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी ने 4 अगस्त 2021 को दिल्ली कैंट पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलकर ट्विटर पर फोटो पोस्ट की थी, जबकि यही फोटो 2 अगस्त को नेशनल स्टूल्ड कमीशन, जो संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसने 2 तारीख को ही बच्ची के माता पिता की तस्वीर इसी ट्विटर पर पोस्ट की। भाजपा वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। आप सुन तो लीजिए ना पूरी, आप सुनोगे, मैं उसी भूमिका बांधकर मैं उसी बात पर तो आ रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, मैं भूमिका बांधकर उसी बात पर आ रहा हूं। 2 अगस्त को ही भाजपा सांसद ने ट्वीट किया, कई भाजपा के लोगों ने ट्वीट किया। वहीं ये फोटो सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया में आम थी 2 तारीख को ही, और राहुल गांधी ने 4 तारीख को किया। आप ट्विटर पर जाइए और ट्विटर हेल्पलाइन पर ट्विटर की पॉलिसी पढ़िए। ट्विटर हेल्पलाइन पर ट्विटर की पॉलिसी बड़ी साफ है। ट्विटर कहता है यदि कोई कंटेंट पहले ही सोशल मीडिया या सामाजिक जगह कायम है और हमारे प्लेटफॉर्म पर वो फोटो किसी ने पहले पोस्ट कर दी, तो उसके बाद अगर कोई फोटो पोस्ट करेगा तो बाद में पोस्ट करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अपितु जो कार्रवाई होगी वो पहले पोस्ट करने वाले पर होगी। ट्विटर की इस पॉलिसी के अनुसार राहुल गांधी पर कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि राहुल गांधी से पहले वो फोटो ट्विटर पर आ चुकी थी 2 तारीख को। वो ठीक है, वो मान गया मैं आपकी बात में मान गया, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना राहुल ने जो ट्वीट की, राहुल गांधी ने जो ट्वीट की वो कहीं ना कहीं गलत है। राहुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुनना नहीं चाहते, मैं उसी पर आ रहा हूं, राहुल गांधी के ट्वीट पर आ रहा हूं। मैंने कहा आप शांत रहिए।
राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें कहीं कानून का उल्लंघन नहीं किया। वही तो मैं इससे आगे वही बता रहा हूं आपको। 4 तारीख तक दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दिल्ली कैंट पीड़ित बच्ची का कहीं भी रेप और हत्या का कोई मुकदमा धारा दर्ज नहीं थी, पास्को एक्ट दर्ज नहीं था। यह सब 5 अगस्त को हुआ है, जिस दिन राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट की थी उस दिन ना तो रेप की धारा पुलिस में थी एफआईआर में, ना हत्या की धारा थी और ना पास्को की थी। जब उक्त धारा थी ही नहीं, एफआईआर में मौजूद ही नहीं थी, तो राहुल गांधी ने कौन सा गुनाह कर दिया? दिल्ली पुलिस द्वारा धारा दर्ज करने के बाद यदि राहुल गांधी ये पोस्ट करते तो पुलिस का, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ये कहने का अधिकार बनता कि राहुल गांधी ने कोई नियमों की अवहेलना की। अब मैं मोदी सरकार को खुली चुनौती देता हूं, दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती देता हूं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को खुली चुनौती देता हूं कि वो बताएं दिल्ली कैंट की बच्ची के ऊपर रेप और हत्या की धारा पुलिस ने किस तारीख को किस समय लगाई, पास्को एक्ट कब लगा, ये सार्वजनिक करें। दिल्ली पुलिस सार्वजनिक करेगी, मोदी और ट्विटर का झूठ अपने आप धराशायी हो जाएगा। और इन्होंने जो कोर्ट में केस किया है, जब कोर्ट हमें सम्मन देगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से सारे सबूत कोर्ट में रख दिए जाएंगे कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, मोदी सरकार झूठ बोल रही है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग झूठ बोल रहा है और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए, कुचलने के लिए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और आपको लगता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी पहले? उन्होंने सीधा ट्विटर को चिट्ठी लिखी है। मैं यही तो कह रहा हूं कि केवल बदनाम करने के लिए झूठ का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्या इसमें राहुल से बौखलाहट है क्या? जो राहुल ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी से डर रहे हैं। संसद का सत्र जो चला, खाली चला गया पेगासस के मुद्दे पर, और तमाम जो बिल पास कर दिए और उस पर जो राहुल सवाल करे, क्या राहुल को लेकर के तमाम जो बीजेपी है एक साथ टूट के पड़ती है? यानी कि उनके समाधान प्रवक्ता आ जाते हैं, 250 प्रवक्ता उनके कूद पड़ते हैं मैदान के अंदर। तो क्या ये बौखलाहट है क्या? आपने सही बात पकड़ी। एक तरफ ये राहुल गांधी से डरे हुए हैं कि राहुल गांधी आज देश की आवाज बनते जा रहे हैं, पिछड़े दलित कुचले गरीब की आवाज बनते जा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी के प्रति दुष्प्रचार करके एक तरफ तो उनकी आवाज दबाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो पेगासस का मुद्दा है, जो किसान आंदोलन का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों बढ़ोतरी का मुद्दा है, और संसद के अंदर अवैधानिक रूप से शोर शराबे के बीच 23 बिल लोकसभा में और 19 बिल राज्यसभा में जिस धक्के शाही से इन्होंने पास करवाए हैं, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की हत्या की है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर बाल अधिकार आयोग को आगे कर ये प्रपंच रचा गया है। लेकिन एक चीज और आती है ना, आप लोग पेगासस के मुद्दे पे अड़े रहे, 23 बिल पास हो गए, आपके पास आज इतने मुद्दे थे, आपके पास डीजल का, पेट्रोल का, महंगाई का, अर्थव्यवस्था का, किसानों का, आपने किसी में भी चर्चा नहीं की। आप भी भाजपा के दुष्प्रचार के शिकार हैं। रोज पेगासस, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, किसान, इन पर रोज स्थगन प्रस्ताव दिए जाते थे, पर सरकार एक बार भी बात करने को तैयार नहीं थी, संसद में बात करने को तैयार नहीं थी, संसद के बाहर कहते थे। मैं कह रहा हूं आप समझिए, सरकार झूठ बोल रही है, मैं क्या करूं? सरकार झूठ बोल रही है, आप जैसे पढ़े लिखे पत्रकार उस झूठ के शिकार हो रहे हैं। संसद के अंदर नहीं थी, बाहर आकर हम क्या कर सकते हैं? संसद में तैयार नहीं थी, बाहर आकर झूठ बोलते हैं। जब राहुल एक और मेरा अहम सवाल है, राहुल की हम सक्रियता देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के लिए यहाँ आई और उन्होंने जो भाषण दिया था वर्चुअल रैली के अंदर,
सबको एक जगाया था कि आप मोदी सरकार को हटाने के लिए, भाजपा सरकार को हटाने के लिए सक्रिय होइए, मैदान में आइए। उसके बाद राहुल का एक बयान आया कि जो डरता है वो कांग्रेस छोड़ के चला जाए और जो नहीं डरता है वो कांग्रेस में रहे, हम खुल के लड़ाई लड़ेंगे। उसी के बाद राहुल की सक्रियता दिख रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक मैसेज जो ये भी आप विपक्ष का बड़ा चेहरा यही बने रहे, उसी को लेकर के राहुल की सक्रियता मैदान में दिख रही है। कभी ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, कभी साइकिल पे आ रहे हैं, कभी पैदल आ रहे हैं। एक एक जो सक्रियता हुई है उसको आपको लगता है कि एक बार किसी तरीके से जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश है कि मोदी सरकार को घेरा जाए किसी तरीके से? ये भी गोदी मीडिया का दुष्प्रचार है। ममता से पहले ही राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा निकाल चुके थे, संसद के अंदर ट्रैक्टर लेकर जा चुके थे, हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकल चुकी थी। आप भूल गए? और रोज हम आंदोलन कर रहे हैं, रोज आवाज उठा रहे थे। आप गोदी मीडिया के लोग नहीं हमारी आवाज को दिखाते, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और जहां तक ममता जी का प्रश्न है, सारा देश जानता है, कोई भी क्षेत्रीय दल का नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो या कोई और, वो मोदी भाजपा का विकल्प नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने राज्य में कितना ही मजबूत क्या ना हो, क्योंकि किसी की भी एक राज्य से बाहर प्रेजेंस नहीं है। ये गोदी मीडिया व्यर्थ का प्रलाप करता है, लोगों को गुमराह करता है। अगर मोदी भाजपा का कोई विकल्प बनेगा तो कांग्रेस ही बनेगी। मीडिया से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं आप लोग। मैं इसलिए नाराज नजर आ रहा हूं कि मीडिया एक तरफा चल रहा है, झूठ बोलता है, बीजेपी के एजेंडे पे बात करता है, बीजेपी के एजेंडे पर सवाल पूछता है, अपनी तरफ से अपने विवेक से नहीं पूछता। विजय जी, सोशल मीडिया तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो आप सोशल मीडिया की नहीं कर रहा, मैं गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का तो मैंने किया ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, अब आपका ट्विटर का अकाउंट खोल दिया है तो सवाल ये उठता है कि आप ट्विटर पे रहेंगे या जमीनी स्तर पे आप आएंगे, मैदान के अंदर आप आएंगे? मैदान में आप जनसभा करें, देखिए मीडिया आएगा, कब तक नहीं होगा? देखिए मोहनलाल जी, आप अच्छी तरह जानते हैं ट्विटर को, मोहनलाल जी गंभीरता से विचारिए, पत्रकार और एक बुद्धिजीवी और जागरूक व्यक्ति के नाते विचारिए, अंधभक्तों की तरह बात मत कीजिए। पिछले 1.5 साल से देश के अंदर कोविड आया हुआ है, कहीं भी विपक्ष को कार्यक्रम नहीं करने दिए जाते। विपक्ष कार्यक्रम करता है, लाठियों के दम पर उनको हटा दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और जब भाजपा राजनीतिक कार्यक्रम करती है, रैली करती है, तो पुलिस पलक पांवड़े दिखाकर आगे आ जाती है। कांग्रेस ने क्यों नहीं? अरे तो आप भी अपने संगठन मजबूत करें, बढ़ाए ना कार्यकर्ता कोविड काल के अंदर कर रहे हैं ना। वो आपकी बात ठीक है, हमें अपना संगठन मजबूत करना चाहिए और हमें अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हम उस दिशा में अब तेजी से जुटेंगे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपके पास फिर आता हूं और फिर बहुत सारे सवाल है आपसे करूंगा। एक छोटा सा आपसे ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। विद्रोही जी, हमारा सवाल ये था, जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों नहीं आप जिस तरीके से यूथ के चुनाव चल रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने हरियाणा में 7 लाख नए युवा जोड़े हैं, नए मेंबर जोड़े। जब आप आंदोलन करते हैं, जैसे आपके विधायक चिरंजीव राव लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं सरकार पे, एक के बाद एक, यानी कि कभी वो डीजल पेट्रोल पे कर रहे हैं, कभी वो वैक्सीन का कैंप लगा रहे हैं, कभी जो है वहां जाकर के जो है दिल्ली रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर के नीचे टूटा पड़ा है, और कभी जो मीटिंग हो रही होती है भाजपा की, उसके अंदर मुख्यमंत्री को जाकर के ज्ञापन सौंपते हैं।
तो जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधायक की सक्रियता है, लगता है आपको तमाम और कार्यकर्ताओं को, बीजेपी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको इसी तरीके से करना चाहिए। देखिए, आपको नहीं प्रहार करते। आपको गलतफहमी है। हर जगह, हर जिले के अंदर ऐसी सक्रियता है। मैंने कहा ना कि क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता, खबरें नहीं आती। अब आपको रेवाड़ी की जानकारी है, रोहतक वाला कहेगा रेवाड़ी में नहीं हो रहा, रेवाड़ी वाला कहेगा। बीजेपी ने जिस तरीके से भी तिरंगा यात्रा निकाली, आपकी क्या प्रतिक्रिया आई है बताइए ना। तिरंगा यात्रा ये कोई तिरंगा यात्रा नहीं, ये वोट हड़पो यात्रा है। कि मुझे बताइए, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने शहीदों का सम्मान नहीं किया। अरे कांग्रेस ने अगर शहीदों का सम्मान नहीं किया तो देश में आजादी बीजेपी ले आई है। मैं खुली चुनौती देता हूं बीजेपी वाले को, संघ वालों को, एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दे अपने पुरखों का जिन्होंने आजादी आंदोलन में भाग लिया हो। ये लोग तो आजादी आंदोलन के समय इतिहास गवाह है, कोर्टों की गवाहियां गवाह है। ये तो अंग्रेजों के मुखबिर दलाल थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाहियां देते थे। सुन लीजिए सवाल ये उठते हैं ना, आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, जनता चकचकी लगाए बैठी है, महंगाई पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, उनको कोई एक सहारा चाहिए, राजनीति दल किसानों को चाहिए। आप क्यों नहीं उनका सहारा बन पा रहे, क्यों नहीं जनता के बीच में जाके हम सहारा बन रहे हैं। हम लगातार लोग देखिए गैस सिलेंडर पे आपको याद करते हैं, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी खत्म कर दी गई। किस तरीके से सिर्फ 60 रुपए सब्सिडी आती है, दोबारा से फिर बीजेपी जो है बोला जी हम बीपीएल वालों को गैस देंगे। अरे आप ये क्यों नहीं जाकर के लोगों को जगाते, कोई जनसभा करते, कोई रैली करते और अपनी नीतियों का प्रचार करते। आप बताइए ना, हमारे टाइम में जनता कितनी सुखी थी, आज जनता पैसों के लिए त्राही त्राही कर रही है, बाजार में व्यापार चौपट है। तो खामियां क्यों नहीं बताते आप लोग जाकर के। मोहनलाल जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप एक जागरूक व्यक्ति की तरह बात क्यों नहीं करते। जब कोविड की वजह से रैलियों पर प्रतिबंध है, राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, तो हम करें क्या। हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। अब भाजपा तो सत्ता के दुरुपयोग से कर रही है, औरों को नहीं करने देती पुलिस। बंद कर। आप अपना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, आप अपनी वीडियो बना। अब कौन कहता है सक्रिय नहीं। हम सोशल मीडिया पर, जनता में हम लगातार सक्रिय हैं। अब आप मेरे को देख लीजिए, क्या मैं सक्रिय नहीं हूं। बिल्कुल आप सक्रिय हैं, लेकिन सक्रिय हैं। आप कांग्रेस की पुरानी नीतियां बना के डालिए ना, वीडियो बना के डालिए, कौन रोकेगा आपको। ये मैंने कहा ये काम कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो करते हैं ना। मेरा काम नहीं है ये, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपका आईटी सेल क्यों नहीं मजबूत करते जिस तरीके से बीजेपी का आईटी सेल। सहमत आपने भी कहा मैं रेवाड़ी की पत्रकारिता करता हूँ, रेवाड़ी में एक ही घराना है, वो किसी को बढ़ने नहीं देते मान लो, तो आप सब मिलकर के बैठिए ना, कभी लोगों को, नए लोगों को लाइए, जोड़िए। देखिए विधायक बनेंगे, देखिए जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरी को तो कांग्रेसी नहीं मानते, आप भी जानते हैं। जब मैं प्रवक्ता था, सुन लीजिए ना मेरी बात सुन लीजिए ना। जब मैं प्रवक्ता था तब भी नहीं मानते थे, जब राज था तब भी नहीं मानते थे। मैं तो एक प्रतिबद्ध व्यक्ति हूं कि मैं भाजपा के, संघ के फासिज्म, सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ हूं। इसलिए मैं कांग्रेस में हूं ना, मैंने कोई चुनाव लड़ना। इसलिए जितना व्यक्तिगत रूप से मैं सक्रिय हो सकता हूं मैं हो रहा हूं। और जहां तक आपकी बात है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कांग्रेस में नए लोगों को आगे आने नहीं देते। अब मेरा ही देख लीजिए आप, कभी बुलाते हैं मुझे, कभी नहीं बुलाते। जब इनको जरूरत होती है किसी कार्यक्रम में बुला लेते हैं तो कोई महत्व नहीं देते। कई बार तो मेरा विज्ञप्तियों में भी नाम नहीं देते। प्रेस वालों को आप ये चीजें मेरे बस का नहीं, इसके मैं कुछ नहीं कह सकता। इस संदर्भ में ना मेरी हैसियत है और ना मेरी कोई स्थिति है सुधार करने की। मैं फिर एक बार सवाल दोहराता हूँ। अब ट्विटर में अकाउंट खोल दिया, ट्विटर की राजनीति होगी या पब्लिक पैलेस में जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के, साइकिल लेकर के लगातार, नहीं लगता आपको आना चाहिए राहुल को, छोड़ दे ट्विटर को और सीधा पब्लिक के पैलेस में जाकर मैं सहमत हूँ, इलाकों में रैलियां करें, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ
कि जब तक जमीन की राजनीति नहीं होगी तब तक व्यापार नहीं आएगी। मैं सहमत हूं और मुझे लगता है कोविड खत्म हो गया है और अगले वर्ष से जमीन की राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी 2-3 महीना और लगेगा। एक अगला और सवाल, अभी भूपेंद्र आ रहे हैं 17 तारीख को बीजेपी ने, तो क्या लगता है अहिरवाल की राजनीति में कुछ उथल पुथल देख रहे हैं? जिस तरीके से कुछ चर्चाओं का दौर है कि हरियाणा का सीएम भी बदला जा सकता है, भूपेंद्र जिस तरीके से जमीन तैयार कर रहे हैं, तो आपके जो राजा है राव इंद्रजीत, क्या उनकी राजनीति पे कोई असर पड़ेगा? क्या लगता है भूपेंद्र को तैयार किया जाए दो पलड़ों के? मैंने तो आज ही वक्तव्य दिया है कि ये सारी कवायद राव इंद्रजीत को ठिकाने लगाने की और किसी संघीय पृष्ठभूमि के नेता को उभारने की है। अब ये देखने का विषय है कि ये संघीय पृष्ठभूमि के नेता को उभार पाएंगे या अहिरवाल से भाजपा का सफाया हो जाएगा। ये तो राव इंद्रजीत को सोचना है कि वो कब तक भाजपा की पालकी ढोएंगे। मैंने तो उनको पहले भी कहा था, अगर नेता बनना है, इलाके की लड़ाई लड़नी है, तो भाजपा में मत जाओ। सत्ता की मौज लेनी है, भाजपा में चले जाओ। कांग्रेस के दरवाजे अब भी खुले हैं उनके लिए, अगर आना चाहे तो। बड़े आदमी है, जनाधार है बड़ा, कौन रोकेगा? जिस दिन राव इंद्रजीत कांग्रेस में आएगा उस दिन तो भाजपा का हरियाणा में सफाया हो जाएगा अपने आप, कहने की जरूरत नहीं रहेगी। और मानते हो आपके राव इंद्रजीत के जाने से आपको बड़ा नुकसान हुआ है? अरे निश्चित रूप से हुआ है, मैं कब इनकार कर रहा हूं। मैं तो उस समय भी कहा था, अरे मैं राव इंद्रजीत को क्यों जाने दिया उसको? ऐसा है मोहनलाल जी, आप ये मेरे सवाल पूछ रहे हो, आप ये सवाल ही गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। क्या तो सुन लीजिए, क्या तो आपको इतिहास की जानकारी नहीं या आप अनजान बन रहे हो? राव इंद्रजीत को आज का राव इंद्रजीत नेता बनाने वाला ही वेद प्रकाश विद्रोही है। इनके परिवार के पास आज से नहीं 50 साल से इतना ही जन समर्थन है, पर क्या कभी इनके परिवार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होने की हरियाणा में धूम मची? ये धूम वेद प्रकाश विद्रोही ने ही मचवाई थी। तो मैं तो उनको रखना चाहता था, कांग्रेस में रहना चाहता था, और मैंने उनको खूब कहा, मेरी तो हैसियत थी नहीं रखने की। भूपेंद्र हुड्डा से उनकी अब वो तो बड़े लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए जो बात मेरे दायरे की बाहर है, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं भूपेंद्र यादव 17 तारीख को मसानी के अंदर, और अरविंद को जिस तरीके से एक के बाद एक पदों से नवाजा गया है, आपको लगता है बीजेपी कोई रणनीति के तहत काम कर रही है? इधर पार्षद बनते राव इंद्रजीत के नगर पार्षद मनोनीत होते हैं, उधर अरविंद यादव को एक के बाद एक पदों से नवाजा जाता है पार्टी के अंदर, तो क्या लगता है? देखिए, कि आपको उसको पार्षद बनाने ना बनाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, भाजपा जानती है। वो धीरे धीरे अपने आदमियों को, राव इंद्रजीत के जनाधार का प्रयोग कर कर धीरे धीरे अपने आदमियों को मजबूत कर रही है। अगर एकदम भाजपा अपनी मजबूती का दावा करेगी तो भाजपा साफ हो जाएगी। ये तो राव इंद्रजीत को समझना है कि एक तरफ वो अपनी बेटी को नेता बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ 5 बार का सांसद, 4 बार का विधायक, 2 बार का मंत्री, पिछली मोदी सरकार में मंत्री रहा 5 साल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहा 2004 से 9, वो तो राज्य मंत्री, और जिसका कोई जनाधार नहीं, जो राज्यसभा का मेंबर है, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं, वो कैबिनेट मंत्री। तो ये राव इंद्रजीत को ठिकाने लगा रही है बीजेपी धीरे धीरे। अब राव इंद्रजीत अपनी सत्ता लिप्सा नहीं छोड़ता, कुर्सी की मोह नहीं छोड़ता, तो ठिकाने लग जाएगा। और जो उसको अपनी बेटी को नेता बनाने का सपना है, वो मुंगेरी लाल का सपना बन जाएगा। अभी तो उनको देखना है कि वो
सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं, ये तो फैसला मैं आपसे अंतिम सवाल कर लेता हूं, समय का अभाव है मेरे पास। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं आगामी 6 महीने के भीतर। इस तरीके से देखते हैं कहां खड़ा पा रहे हैं अपने आप को यूपी के अंदर। चौथे नंबर की पार्टी है आपकी। देखिए, यूपी में हम निश्चित रूप से कमजोर हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं। अन्य जगह कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे। हम पंजाब कांग्रेस से गुटबाजी नहीं हो, कांग्रेस में आपसे गुटबाजी नहीं हो, कलहबाजी नहीं हो, तो आपको लगता है इसका फायदा आपको मिल सकता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कांग्रेस को। कलह हरियाणा में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुमारी शैलजा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में खींचतान हो रही है, जबकि पार्टी आला कमान ने कुमारी शैलजा को तमाम नेतृत्व दे दिया है, पूरा खुला छोड़ दिया है, तो उससे आपको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? अभी हरियाणा में एक चुनाव बहुत दूर है और मैं समझता हूं हरियाणा के अंदर उतनी टसल नहीं है। ये केवल जो नया संगठन बन रहा है उसमें अपने अपने पदाधिकारी ज्यादा बनाने की होड़ चल रही है। इसके अलावा हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं। आम आदमी को ज्यादा लाना चाहिए था ना, अपनों को छोड़ करके आप। हाँ, वो ठीक है, संगठन मजबूत, वो मैं सहमत, आपको ताकत मिलती। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि जब तक कांग्रेस के नेता अपने और अपने परिवार को छोड़कर आम जनों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, कांग्रेस वह मजबूती प्राप्त नहीं कर पाएगी जो करनी चाहिए। ये बात तो मैंने तीसरे मोर्चे में एक बात चल रही है, चेहरा कौन होगा तीसरा मोर्चे में? तीसरा मोर्चा है ही नहीं ना कोई तीसरा। देखिए, आप सुन लीजिए, अब मैं आपको देश का नक्शा बता देता हूं। आज 2 गुट बने हुए हैं जिसमें टीआरएस, जेडीएस जनता दल सेकुलर, टीडीपी, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस और बीजू जनता दल, ये अलग रहे या बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़े, ये निश्चित रूप से बीजेपी के साथ आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। इसलिए कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अकाली दल का जहां तक ताल्लुक है, अकाली दल कल भी बीजेपी के साथ था और आगे भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनी कि उसकी वोट से कोई सरकार बनी तो बीजेपी के साथ जाएगा। जहां तक अन्य दलों का सवाल है, केवल मायावती और आप को छोड़कर आप पार्टी कहां जाएगी उसे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो विरोध करते हैं मोदी का, राजनीति करते हैं मोदी से पैसा लेकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का। यही हालत मायावती की है। अपने भ्रष्टाचार में लिप्त अपने भाई को और अपने परिवार को बचाने के लिए वो बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है और बाकी जितने भी दल हैं बच गए वो सब कांग्रेस के साथ हैं, हैं और रहेंगे। केवल अभी तक औपचारिक रूप से टीएमसी गठबंधन में नहीं आई थी। टीएमसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार थी। कांग्रेस के बंगाल नेताओं की मूर्खता, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण समझौता नहीं हुआ। ममता तैयार थी, अगर कांग्रेस को ये 40 सीट भी दे देती ममता तो भी कांग्रेस को समझौता कर लेना चाहिए था और इस जीत के अंदर वो भी भागीदार बन सकते थे। पर अधीर रंजन चौधरी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ममता बनर्जी से निजी शत्रुता के कारण वो समझौता नहीं हो पाया। अब मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो समझौता हो जाएगा, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और बाकी दलों के जिनको मैंने नाम आपसे गिनाए हैं वो न आज कांग्रेस के साथ हैं न कल कांग्रेस के साथ होंगे। हाँ, वो दूसरी बात है, जब कांग्रेस की सरकार बनती नजर आई तो वाईएसआर रेड्डी भी आ जाएगा, टीआरएस भी आ जाएगा, बीजेडी भी तटस्थ हो जाएगा और प्रशांत किशोर बोले कि क्या सोचते हैं प्रवक्ता जी? देखिए, ये तो पार्टी का बड़ा लोगों का सोच है। प्रशांत किशोर जैसा उन्होंने कहा था प्रशांत किशोर राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल आदमी है। उन्होंने पहले दिन से बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मोदी भाजपा का अगर कोई विकल्प बनेगा तो कांग्रेस के अंदर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो खुद कह रहे हैं कि अब मैं स्टेटिस की मतलब रणनीतिकार की बजाय खुद राजनीति में आना चाहता हूं। तो भाई नेचुरल है, जो खुद राजनीति में आएगा वो कांग्रेस में ही आएगा और कांग्रेस में आएगा
तो भाई अपने लिए सुरक्षित स्थान अच्छा करना, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी प्रतिभा के मुताबिक हर व्यक्ति बार्गेन करता है, तो वो भी अपनी कर रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की जो सक्रियता में एकदम से दिखी है कि कई दिनों से जिस तरीके से ढीलापन था, लेकिन अब सक्रियता जो हुई है, क्या लगता है विपक्ष मजबूत होगा? वो निश्चित रूप से कि वो बीमार थी, बीमार हो गई थी। अब बीमारी तो कोविड था, बीमारी थी, कई परेशानियां थी, अब वो सक्रिय हो गए, निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होगा। मैंने कहा आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए बेबाकी से, और इसीलिए वेद प्रकाश विद्रोही है, और इसीलिए वो जाने जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।